और मोहब्बत के फेर में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा लगता है कि एटीएस सीमा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, तभी तो कल हुई पूछताछ के बाद आज एक बार फिर एटीएस सीमा को अपने साथ ले गई। और इस बार भी एटीएस की पूछताछ में सीमा के साथ उसका दूसरा पति सचिन मीणा और उसके ससुर नेत्रपाल भी थे। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बार हुई पूछताछ में एटीएस ने सीमा और सचिन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। कल सीमा से एटीएस ने नोएडा यूनिट में 10 घंटे पूछताछ की थी। यूपी एटीएस एक बार फिर सीमा से पूछताछ करने के लिए लेकर के गई है। सीमा से कल तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सीमा के साथ साथ सचिन और सचिन के पिता के साथ भी पूछताछ हुई है। सोमवार को देर शाम सीमा एटीएस कार्यालय से बाहर निकली थी। बताया जा रहा है कि कल दोपहर बाद रबुपुरा में सचिन के घर के सामने मीडिया का हुजूम होने के कारण एटीएस की टीम ने पड़ोसी के मकान की छत पर सीढ़ी लगाकर दोनों को निकाला था। जांच एजेंसियों को सीमा हैदर की बातों पर फिलहाल भरोसा नहीं हो रहा है, इसीलिए सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि सीमा ने ऐसी कई बातें कही हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से भारत में तो नहीं आई है। सीमा के बिना वीजा भारत आने और 50 दिन से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने के बारे में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने केंद्र और प्रदेश के जजों को चिट्ठियां लिखी थी, जिसके बाद एजेंसियां सीमा हैदर और उसके पति सचिन और पिता नेत्रपाल से पूछताछ कर रही हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीमा हैदर से बरामद पहचान पत्र और बाकी दस्तावेजों की विदेश मंत्रालय से जांच हो रही है। एजेंसियों को न केवल सीमा के भाई के पाकिस्तानी सेना में होने बल्कि उसके चाचा के भी सेना में सूबेदार होने की जानकारी मिली है। सीमा के फोन में नष्ट किए गए चैट और सैटेलाइट फोन इस्तेमाल की आशंका की भी जांच हो रही है। आईबी के इनपुट के बाद ही एटीएस ने सीमा से पूछताछ शुरू की है। सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने कई सवाल पूछे हैं। उनमें से कुछ सवालों की लिस्ट जी न्यूज के पास मौजूद है। उन सवालों में सीमा से पहला सवाल था कि नेपाल के रास्ते भारत आने पर बॉर्डर पर क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? नेपाल के रास्ते भारत में किस जिले में उसने एंट्री की? नेपाल आने में किस व्यक्ति ने तुम्हारी मदद की? पैसों की खातिर तुमने जो जमीन बेची वो पाकिस्तान में कहां पर है? पबजी गेम का तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड क्या था? एटीएस ने सीमा से पूछा कि तुमने पाकिस्तान का सिम आखिर क्यों तोड़ा? एटीएस ने यह भी सवाल किया कि तुमने 6 पासपोर्ट आखिर क्यों बनवाए? एटीएस का अगला सानी आईडी में जन्म तिथि 2002 आखिर क्यों लिखी हुई है? एटीएस ने यह भी सवाल किया कि क्या तुम्हारा भाई पाकिस्तान की फौज में काम करता है? एटीएस ने जोर देकर पूछा कि क्या वाकई तुम सचिन के प्यार में भारत आई या कोई अलग कारण था? लेकिन सीमा का एक ही जवाब था कि वो सचिन के प्यार में पड़ी है और इसीलिए पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। और सीमा हैदर को लेकर एटीएस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। सीमा जब ऑनलाइन पबजी गेम खेलती थी तो उसने अपनी असली पहचान छिपाकर यह गेम खेलना शुरू किया। उसने अपनी आईडी अलग नाम से बनाई। यानी जिस पबजी गेम के जरिए सचिन और सीमा हैदर का प्रेम परवान चढ़ा, उस पबजी पर अकाउंट सीमा हैदर के नाम से नहीं था। सीमा ने मरियम खान के नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाई थी। सीमा ने पबजी पर अपनी आईडी मरियम खान के नाम से बनाई थी। सीमा के मुताबिक वो पबजी खेल रात में खेला करती थी। इसी दौरान उसे साल 2020 में सचिन मिला, जिससे पहले उसकी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने एटीएस को बताया कि सचिन ने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा का आवेदन किया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सचिन पाकिस्तान आए। सीमा हैदर से कल हुई यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि उसने पबजी गेम खेलते वक्त सचिन के अलावा भारत के कुछ और लोगों से भी संपर्क किया था। और जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था वो ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में रहते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर से एटीएस ने अंग्रेजी भाषा की कुछ लाइंस पढ़वाई थी। अंग्रेजी की लाइंस को सीमा ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि उसका पढ़ने का तरीका भी अच्छा था। यही नहीं, एटीएस को सचिन के सोशल मीडिया अकाउंट से भी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सचिन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा था। सचिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपनी तस्वीर नहीं लगाई थी। सचिन के इंस्टाग्राम अकाउंट का सिर्फ एक ही फॉलोअर था। सिर्फ सीमा हैदर सचिन के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करती थी। सचिन मीणा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट रखा था। यही नहीं, सचिन ने अपने फेसबुक अकाउंट को भी प्राइवेट किया हुआ था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सचिन ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट कर रखा था। जी न्यूज की टीम ने सीमा से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां जुटाई हैं। जी न्यूज के पास सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज नोएडा पुलिस की वो एफआईआर कॉपी भी मौजूद है, जिसमें सीमा का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर लिखा है और पता पाकिस्तान के सिंध राज्य के थाना जैखमाबाद के रत्तेदारी कार्यकारिणी को बताया गया है। एफआईआर इसी साल 4 जुलाई में दर्ज हुई थी। एफआईआर के मुताबिक सीमा हैदर को 4 जुलाई की सुबह 1 बजे हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था।
दरअसल जब वकील ने बताया कि वो पाकिस्तान की नागरिक है और उसकी सचिन से कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती, तब सीमा और सचिन को डर सताने लगा कि अब पुलिस तक सूचना पहुंच जाएगी और वो पकड़े जाएंगे। तब 30 जून की रात को सीमा हैदर अपने चारों बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से हरियाणा की ओर निकल गई। पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और लेकिन दोनों को जमानत मिल गई। और तब जब सीमा और सचिन की कहानी मीडिया के सामने पहुंची तो इसके कई दूसरे पहलू सामने आए। चूंकि मामला पाकिस्तान से आई महिला का था, इसीलिए देश की मीडिया में चर्चा तेज हो गई। धीरे धीरे सीमा से जुड़ी जानकारी सामने आना शुरू हो गई। सीमा के पास से जो चीजें मिली वो काफी चौंकाने वाली हैं। पड़ताल के दौरान ही पुलिस को सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 1 सिम, 1 टूटा हुआ मोबाइल फोन, 4 बर्थ सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड, 1 पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस से जुड़ी लिस्ट, 6 पासपोर्ट और पोखरा से दिल्ली का 1 बस टिकट मिला है। पुलिस ले गई उठा करके यहाँ से, अन्यथा यहाँ तो भीड़ लग रही थी, निकलना ही दुश्वार हो रहा, घर से निकलने इतनी भीड़ रहती है घर में। यहाँ एक पाकिस्तानी महिला से इतना सब कुछ मिलना हैरान कर रहा है। इसीलिए सीमा पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। जब नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया था तब उसके पास से एक टूटा हुआ और 4 साबुत मोबाइल फोन बरामद हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने सीमा के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा था। और अब मामला बढ़ने पर सीमा के टूटे मोबाइल फोन से डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के पाकिस्तान नंबर वाले फोन का डेटा डिलीट कर दिया गया है, जिसे एटीएस की टीम रिट्रीव करने में जुटी है। सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फोन चालू हालत में मिले थे और 1 टूटा हुआ फोन मिला था। सचिन के पास से मिले टूटे मोबाइल फोन का डेटा भी निकाला जा रहा है। सीमा हैदर के पास से जो 2 वीडियो कैसेट मिले, सीमा ने बताया है कि उसमें उसके बचपन के वीडियो और शादी के वीडियो हैं। एटीएस ने उन वीडियोस में से छोटे छोटे वीडियो और फोटो तैयार करवाए हैं। एटीएस सीमा के बच्चों से उन वीडियो और फोटो में दिखाई दे रहे चेहरों और जगहों की पहचान करवाएगी। सीमा केस को लेकर हुए इन खुलासों की वजह से यूपी एटीएस फिलहाल कोई चांस नहीं लेना चाहती है और इसीलिए चूंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तभी तो सीमा के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की भी जांच हो रही है। क्योंकि सीमा ने बताया कि उसके चाचा पाकिस्तान फौज में सूबेदार हैं। हालांकि सीमा का कहना है कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। सीमा हमेशा से यही कहती रही है कि वो जासूस नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ। ये भी जांच हो रही है कि कैसे सीमा पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद अपने 4 बच्चों के साथ आसानी से नेपाल के रास्ते बॉर्डर पार कर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा तक चली आई। कराची से नोएडा तक उसकी यात्रा में मददगार कौन कौन थे? अब हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने सबसे पहले सचिन और सीमा हैदर की मदद की थी। इस शख्स का नाम गिरजेश है और वो रबुपुरा गांव में ही रहता है। इसके मुताबिक सचिन ही सबसे पहले उसके पास आया था। वो रहने के लिए मकान चाहता था। सबसे पहले सचिन ही आया था हमारे पास, गांव का ही था। पहले पूछने आया था कि भैया मुझे कमरा चाहिए। मैंने उससे बोला था कि भैया हम फैमिली वाले को कमरा दे सकते हैं। फिर बाद में बोल रहा है कि उन मेरी फैमिली है, 4 बच्चे हैं मुझ पर छोटे छोटे से। चूंकि सचिन गांव का ही था, गिरजेश ने कमरा 2500 रुपए महीना किराया पर दे दिया। ज्यादातर वो घर पे ही रहती थी और मैंने देखा कि 2-4 दिन वो शाम को घूमने जरूर गए थे। गिरजेश के मुताबिक सचिन ने नहीं बताया था कि सीमा पाकिस्तानी नागरिक है। किसी को पता ही ना थी। ये तो बाद में पता चली है जब ये 1 तारीख को यहाँ से गए हैं निकल के, उसके बाद जो है पुलिस आई है। गिरजेश के मुताबिक सचिन ने खुद को बुलंदशहर का रहने वाला बताया था और इसीलिए अब सीमा हैदर की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी एटीएस के साथ साथ अब इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सीमा हैदर की सच्चाई पता लगाने में जुट गई है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीमा कैसे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर बॉर्डर पार कर गई। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल तैनात है, जो आने जाने वाले लोगों के कागजात की पूरी जांच करती है। इतना संवेदनशील बॉर्डर होने के बावजूद एसएसबी के जवान ये पता क्यों नहीं लगा पाए कि एक पाकिस्तानी महिला भारत में दाखिल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर मामले में जांच के लिए आईबी की विशेष टीम एसएसबी से रिपोर्ट मांगेगी। साथ ही ऐसी सभी एजेंसियों से रिपोर्ट शेयर करने को कहा जाएगा जो नेपाल भारत सीमा पर तैनात हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तान से काठमांडू और काठमांडू से भारत किन रास्तों से प्रवेश की है, इसकी जानकारी अब एटीएस के द्वारा सीमा हैदर से पूछताछ में की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर वक्त वक्त पर खुफिया रिपोर्ट आती रहती है कि आतंकी भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में एसएसबी पर सवाल उठना लाजमी है। भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी की जांच का दायरा केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि ये नेपाल तक भी पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की टीम नेपाल से जानकारी इकट्ठा करने में लगी हुई है।
और ये पता करने की कोशिश भी चल रही है कि सीमा नेपाल में किन किन लोगों से मिली थी। आईबी नेपाल की राजधानी काठमांडू के उन 2 होटल्स की भी जांच कर रही है जहां सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ ठहरी थी। होटल मालिक और मैनेजर से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आईबी नेपाल में उन रूट्स की भी जानकारी निकाल रही है जहां जहां सीमा गई थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने भी नेपाल से जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं एसएसबी भी भारत नेपाल सीमा के उस बॉर्डर पॉइंट से सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है जहां से सीमा हैदर निकली थी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जेंट हियरिंग की अपील मंजूर कर ली है। इस मामले में अदालत 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा संदेश मिला है। धमकी में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार उसके निशाने पर है। आरोपी ने 26/11 जैसे आतंकी हमले को करने की धमकी भी दी है। मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात कॉलर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई नासिक हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने एक बोलेरो कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। पाकिस्तान की सीमा और सचिन की लव स्टोरी जैसी ही कहानी यूपी के मुरादाबाद से भी सामने आई है, लेकिन इस बार लड़की पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से यूपी के मुरादाबाद पहुंच गई। उस लड़की का नाम है जूली। सीमा की दोस्ती पबजी के जरिए हुई थी, जबकि जूली की दोस्ती मुरादाबाद के अजय से फेसबुक के जरिए हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और आपस में घंटों चैटिंग करने लगे। टैक्सी ड्राइवर अजय की मोहब्बत में जूली ऐसी दीवानी हुई कि वो अपनी 11 साल की बेटी हलीमा के साथ वीजा लेकर मुरादाबाद आ गई। बाद में उसने हिंदू धर्म अपनाते हुए अजय के साथ मंदिर में 7 फेरे ले लिए और शादी कर ली। लेकिन करीब 1 साल यहाँ रहने के बाद जूली ने अपने वीजा रिन्यूअल की बात कहकर अजय को बांग्लादेश बॉर्डर तक चलकर उसे छोड़ने को कहा। अजय की मां ने बताया कि अजय जूली और उसकी बेटी को लेकर चला गया, लेकिन जूली वहाँ से बिना वीजा और पासपोर्ट के ही अजय को अपने साथ सरहद पार बांग्लादेश ले गई। शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। बांग्लादेश पहुंचकर अजय अपनी मां सुनीता से फोन पर बीच बीच में बात करता रहा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 दिन पहले अजय ने अपनी बहन को फोन किया। और अजय की मां सुनीता के मुताबिक अजय ने बांग्लादेश में खुद को मुसीबत में बताया और उससे कुछ पैसे मांगे। इसके बाद उसी नंबर से एक फोटो आया जिसमें अजय खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। धन के पास फोन करा तो बोले दीदी मुझे 15,000 रुपए भेज दे, मैं ऐसी मुसीबत पे पड़ा हूँ। तो बोले भैया मैं कहाँ से भेजूँ, किस पते से भेजूँ। अजय की मां ने पूरे मामले की जानकारी मुरादाबाद पुलिस को दी, साथ ही अपने बेटे को सही सलामत वापस भारत लाने की गुहार भी लगाई है। जी चाहते हमारे बेटे पैसे न पैसे निकल आवे, वैसे मेरे तो और कोई है ना। मामले की रिपोर्ट मिलते ही मुरादाबाद पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। अजय की मां का कहना है कि उसका बेटा बांग्लादेश में मुसीबत में है, लेकिन अजय ने जी न्यूज से फोन पर बातचीत की और कहा कि मां के दावे गलत हैं। फोन पर अजय ने दावा किया कि उसकी मां और पत्नी में झगड़ा हुआ था। इस वजह से उसकी पत्नी बांग्लादेश चली गई और वो अपनी पत्नी को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए वीजा लेकर ही बांग्लादेश गया है। बांग्लादेश मैक्सिमम 1 महीने पहले वीजा लेकर आया हूँ सर मैं। हाँ, इंडिया का वीजा लेके आई थी, उसके पास भी पासपोर्ट है। मेरी बहू आई थी, वो 8 महीने पहले आ रखी थी। मैं उस टाइम धान काटने वाली मशीन चला रहा, कंपास जिसे बोलते हैं। उस टाइम मैं कर्नाटक में था और मेरी बीवी थी मेरी माँ के पास। झगड़ा हुआ इन दोनों में, सास बहू में दोनों में झगड़ा हुआ। मेरी बीवी आ गई बांग्लादेश अपने घर 8-9 महीने पहले बोल गए। वहीं अजय की पत्नी जूली ने भी फोन पर कहा कि उसके पति अजय अपनी मर्जी से बांग्लादेश आए हैं। फिर कह रही थी तुझे तो पता है मेरे परिवार के बारे में सब चीजों के बारे में। हाँ, तो मम्मी ने दूसरा शादी की, मेरे पापा खत्म होने के बाद मतलब मेरे पास में दूसरा शादी की। अभी उनके पापा के जो जमीन जायदाद है ना, तो सब चीज मेरे साथ में देख के उनके दूसरे पति के साथ की। अजय का कहना है कि वो बहुत जल्द हिंदुस्तान वापस लौट आएगा। लखनऊ के मलिहाबाद में एक कार सवार ने सड़क किनारे खड़े 3 बच्चों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर और बच्चों के पिता के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी गोविंद ने सड़क पर खड़े 3 छोटे बच्चों पर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार चढ़ा दी। आरोपी की ये सनक पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी वीडियो में 3 बच्चे सड़क किनारे खड़े दिखे। सबसे छोटे बच्चे को उसके बड़े भाई ने गोद में ले रखा है। इस दौरान वहां से एक साइकिल और एक बाइक सवार भी गुजरा। बच्चे जैसे ही आगे बढ़े तभी सामने सफेद रंग की एक कार आती दिखी। कार ड्राइवर गोविंद ने जैसे ही अपने दुश्मन वीरेंद्र के तीनों बच्चों को देखा, उसने तेजी से कार घुमाई और बच्चों को टक्कर मार दी।
गनीमत रही कि कार सड़क किनारे रखे सामान से टकराकर रुक गई और बच्चे उसके नीचे नहीं आए। बच्चों को सिर्फ मामूली चोट आई है और वो खतरे से बाहर है। टक्कर लगते ही आसपास के लोगों ने कार को घेर लिया और आरोपी गोविंद को पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 महीने के दौरान 8 चीतों की मौत ने प्रशासन और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। चीतों को बचाने के लिए नई योजना पर अब विचार किया जा रहा है और इसके लिए कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए सभी चीतों को फिर से बाड़े में लाया जाएगा। बाड़े में लाकर चीतों की गर्दन पर बांधे गए रेडियो कॉलर की जांच की जाएगी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रेडियो कॉलर से चीतों की गर्दन में घाव हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत हो जा रही है। हालांकि एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रेडियो कॉलर की वजह से चीतों की मौत की रिपोर्ट्स को खारिज किया है। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव है। कूनो में रखे गए चीतों की जांच के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है, जो उनके रखरखाव और इलाज की जानकारी देंगे। कूनो नेशनल पार्क में बीते 5 महीनों में 5 चीतों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में से अब केवल 15 ही बचे हैं, जबकि भारत में जन्मे 4 शावकों में से 3 दम तोड़ चुके हैं। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। आगरा में यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ते बढ़ते अब ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया है। ताजमहल के व्यू पॉइंट पर भी पानी भर गया है, लिहाजा पर्यटकों को यहां पर आने से रोका जा रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताते हुए राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन गुजरात के कई शहरों में बारिश हो सकती है। श्रीनगर डैम से 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ऋषिकेश में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालात को देखते हुए श्रद्धालुओं को नदी से दूर रहने को कहा जा रहा है। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे 16 पर पुल का एक हिस्सा ढह गया। अधिकारियों के मुताबिक पुल को 15 साल पहले 2008 में बनाया गया था। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच उत्तरकाशी में लोगों की सांसें अटका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक पहाड़ से गिरे मलबे में फंसकर एक टेम्पो नीचे खाई में जा गिरा। अब गया नहीं खराब हो गई। खाई में गिरने से पहले ही ये टेम्पो सड़क पर पड़े मलबे में फंसा दिखाई दिया। बताया गया कि टेम्पो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मलबे में उसके पहिए फंस गए। इसी बीच पहाड़ से और मलबा गिरा, जिसने टेम्पो को खाई में धकेल दिया। इससे पहले ड्राइवर ने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। अभी एक यहाँ से गाड़ी गिरी है, जो कि स्कूली बच्चों आने में काफी दिक्कतें हैं यहाँ पे, और ये बार बार गिरता ही रह रहा है। प्रशासन अभी इस पे कोई वो नहीं कर रहा है। यह हादसा गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ, जिससे न सिर्फ टेम्पो खाई में गिरा, बल्कि लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी बंद हो गया, जिसका सीधा असर 4 धाम यात्रा पर पड़ रहा है। क्योंकि इस हाईवे के दूसरे हिस्से में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। इसकी एक और तस्वीर वहां के मनेरी बांध इलाके से ही सामने आई, जिसमें दिखा कि पहाड़ से तेज रफ्तार में गिर रहे पानी के साथ मलबा भी बहकर आ रहा था, जिससे न सिर्फ रास्ता बंद हो गया, बल्कि सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ। पहाड़ से मलबा पानी के साथ इतनी तेज रफ्तार से गिर रहा था कि उसके सामने किसी का भी टिक पाना आसान नहीं था। सड़क पूरी तरह बर्बाद हो गई और किनारे को तोड़ते हुए ऊपर से आया पानी नीचे खाई से गुजर रही नदी में समाता चला गया। लैंडस्लाइड की वजह से वहां आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया, जिससे न सिर्फ इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ी, बल्कि 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालु भी मुश्किल में आ गए। बताया गया कि बीआरओ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम मिलकर दोबारा बंद पड़े गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को खोलने की कोशिश में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से इस बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सड़क पर गिरे मलबे को हटा रही जेसीबी मशीन के ऊपर अचानक एक चट्टान आ गिरी, और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिला। बताया गया कि मलबे को ये मशीन हटाने के काम में जुटी थी। इसी दौरान पहाड़ से टूटकर बड़ी बड़ी चट्टानें जेसीबी पर आ गिरी। चट्टानों के गिरते ही वहां अफरा तफरी फैल गई। और राहत की बात ये रही कि चट्टान के गिरने से पहले ही ड्राइवर ने जेसीबी में से छलांग लगा दी और वो कूदकर बाहर निकल गया। वहीं कुछ और लोग भी मौजूद थे जो मलबे के गिरते ही वहां से तेजी से भागते दिखे।
वहीं मंडी के नेशनल हाईवे के साथ ही बारिश की वजह से दूसरी जगहों पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आया। लैंडस्लाइड हो गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। रास्तों पर पानी भरा होने की वजह से लोग परेशान नजर आए। उधर केदारनाथ नेशनल हाईवे को भी पहाड़ से गिरे पानी की वजह से बंद करना पड़ा। पहाड़ से झरने की तरह गिर रहे इस पानी की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे यात्रा पर निकले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि कई इलाकों में तो पैदल जाने का रास्ता तक नहीं बचा है, जिसकी वजह से अब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। जिसकी एक तस्वीर उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक से सामने आई, जहां उफनती भागीरथी नदी को पार करने के लिए लोगों को रस्सी पर बंधी ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि नदी के पार बसे गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं रह गया है। पैदल आने जाने के लिए जो पुल बने थे वो भी नदी के बहाव में बह गए, जिसके बाद रास्ता पार करने के लिए लोगों को ऐसी ही जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। रस्सी खींचो ना, तब आगे जाएगा। रस्सी खींचो, रस्सी। इस परेशानी से जूझ रहे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हमारे एक मजबूरी बन चुकी है इस पुल को पार करने में, बाकी और रास्ता हमारे लिए कहीं से नहीं बचा हुआ है। इसमें कई आदमियों के हाथ कट चुके हैं। जब कोई आदमी बीमार होता है तो रात को 12 बजे भी इसको खींचना पड़ता है, जिससे कि इसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं खींचने में। रास्ता नहीं होने से परेशान लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन में आ रही दिक्कतों से जूझने का दावा भी किया। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर बनी हुई है। हालात अब ये हो गए हैं कि नदी किनारे मौजूद मकान डूबने लगे हैं और डूब के कारण लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उफनती नदी ने किनारों को तोड़ दिया है, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई मकानों में भी पानी घुस गया। इस दौरान नदी का पानी इतनी तेज रफ्तार में नजर आया कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहाता ले गया। बारिश की वजह से चमोली के छिनका पीपलीकोट इलाके में हुई लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। बारिश के पानी के साथ पहाड़ से गिरता मलबा पूरी सड़क पर फैल गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। साथ ही कई जगहों पर सड़कें भी पानी के बहाव में बह गईं, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और वो एक कतार में सड़क के किनारे खड़ी नजर आईं। वहीं रास्ता खोलने के लिए मशीनों से मलबे को हटाने का काम जारी दिखा। उधर बागेश्वर में भी सरयू नदी के उफान पर आने की वजह से वहां घाट के किनारे बनी शिव की प्रतिमा पूरी तरह से डूब गई। सरयू अपने रौद्र रूप में बह रही है और इसमें पेड़, मलबा, पत्थर और पहाड़ी सब कुछ बह के आ रहा है। बताया गया कि कपकोट में हुई बारिश से नदी उफान पर आ गई। राजस्थान के कोटा में पिकनिक मनाने गए करीब 100 लोग बारिश की वजह से उफान पर आए एक नाले की धार में फंस गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने किसी तरीके से मदद कर निकाला, जो किसी चुनौती से कम नहीं था। हालात ये थे कि अगर एक कदम भी गलत पड़ता तो वो पानी के बहाव के साथ बहते चले जाते। लिहाजा उफनते नाले को पार करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए और इसके बाद सहारा लेकर वहां फंसे लोगों को एक एक कर निकाला गया। फंसे हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के जंगल में मौजूद कनकेश्वर महादेव मंदिर में ये लोग दर्शन करने आए थे। वहां आसपास का पूरा इलाका एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। पिकनिक मनाने के बाद ये लोग लौट रहे थे और इसी बीच बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसमें ये लोग फंस गए, जिन्हें वहां के इलाके के लोगों की मदद से किसी तरह निकाला गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने की वजह से फिलहाल लोगों को कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। सड़कों पर जमा पानी को हटाने में अब गाड़ियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी एक तस्वीर ITO से सामने आई, जहां सड़क से पानी पूरी तरह से गायब दिखा और गाड़ियां एक बार फिर तेज रफ्तार में जाती हुई नजर आईं, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि राजघाट इलाके में अब भी पानी भरा हुआ है। पानी निकालने के लिए एक दिन पहले वहां एक दीवार को भी तोड़ा गया था, लेकिन पानी नहीं निकला। लिहाजा अब पानी निकालने के लिए पंप का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जल जमाव की वजह से चारों तरफ गंदगी भी देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं दिल्ली के ऊपर अभी चौतरफा परेशानी है। इस बीच दिल्ली के यमुना खादर इलाके में हुई बारिश की वजह से वहां राहत शिविरों में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। बाढ़ राहत शिविर का इलाका है, ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर लोग सर छुपाने के लिए अब जगह ढूंढ रहे हैं। इस दौरान जो लोग वहां मदद के लिए पहुंचे थे वो भी परेशान नजर आए।
चीन के कई राज्य इस वक्त भारी बाढ़ की चपेट में हैं। टाइफून तालीम के लैंडफॉल के बाद से ही चीन में तेज बारिश हो रही है। वहीं कुछ रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जहां लोगों को अब नाव की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। कनाडा में जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में आग को बुझाने के लिए 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को तैनात किया गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कनाडा के जंगलों में लगी आग की वजह से एक बार फिर अमेरिका में प्रदूषण की स्थिति खराब हो गई है। आग की वजह से कुछ शहरों में गर्मी भी बढ़ने लगी है। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। जंगलों में लगी आग के रिहायशी इलाकों के करीब पहुंचने के बाद लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। आज जिस वक्त बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की रणनीति पर माथापच्ची कर रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। जहां अंडमान निकोबार में अपनी सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों की पिछली सरकारों से तुलना करते हुए उन्होंने 26 दलों की बेंगलुरु में हो रही बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमघट करार दिया। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। अवधी कविता और हिंदी फिल्म के गाने एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधे। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। असल में इतनी उपमाओं के जरिए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की एकता बैठक को भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ ही परिवारवादियों की बैठक साबित करने की भी कोशिश की। चूंकि पीएम मोदी का यह कार्यक्रम ठीक उसी वक्त हुआ जिस वक्त बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक की हलचल तेज थी, इसीलिए वो इस मौके को सियासी टोन सेट करने के अवसर में बदलते नजर आए और बेंगलुरु बैठक के दिग्गज बताए जा रहे नेताओं पर लगे दागों की याद ताजा करने लगे। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। जाहिर है इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के नेताओं पर निशाना साधा और केंद्र में गांधी परिवार को रखा। बेंगलुरु की बैठक में शामिल विपक्ष के नेताओं को अपने अंदाज में भ्रष्टाचार का कट्टर समर्थक बताने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें परिवारवाद का कट्टर समर्थक भी बताया और दावा किया कि संविधान बचाने की दुहाई देने वाले परिवारवाद के सहारे लोकतंत्र और संविधान को बंधक बनाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली।
फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन आरोपों को एक कविता के जरिए दोहराया। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मनकाले है। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। पीएम ने बंगाल की चुनावी हिंसा और बाढ़ से लेकर शराब घोटाले का जिक्र कर विपक्ष के ज्यादातर दलों को घेरने की कोशिश की। बेंगलुरु में एक कोशिश नीतीश कुमार को घेरने की भी हुई। दरअसल नीतीश कुमार की सत्ता की राजनीति कभी बीजेपी के साथ तो कभी बीजेपी के खिलाफ रही है और इसी छवि पर वक्त बेवक्त छींटाकशी होती रहती है और इसकी एक झलक बेंगलुरु में भी देखने को मिली। जब विपक्षी एकता के लिए जुटे मेहमानों के स्वागत में लगे पोस्टर और स्लोगन के बीच सुबह सुबह सड़कों के किनारे कुछ नए पोस्टर लगे नजर आए। इन पोस्टरों में सुल्तानगंज में करोड़ों की लागत से बन रहे उस पुल का जिक्र दिखा जो अब तक 2 बार गिर चुका है। कुछ पोस्टरों में नीतीश के पाला बदलने वाली राजनीति से लेकर उनकी महत्वाकांक्षा तक अनस्टेबल प्रधानमंत्री उम्मीदवार कहकर तंज किया गया। ऐसा हुआ तो बीजेपी ने इसे नीतीश को अपमानित करने की कांग्रेस की कोशिश करार दिया। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया। बीजेपी को ऐसा कहने का मौका कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश के एक दिन पहले के बयान से भी मिला। त्रिशंकुओं के लिए कोई जगह नहीं है। आज के वक्त में, आज के हालात में त्रिशंकु रहना असंभव है। हालांकि जेडीयू ने अपने नेता के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों को बीजेपी की साजिश करार दिया। पोस्टर लगाने वाले लोग बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे हैं। वैसे नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टरों की भनक जैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को लगी, उन्हें हटाया जाने लगा। तय वक्त पर बेंगलुरु में विपक्ष की एकता के लिए बुलाई गई बैठक शुरू हुई, जिसके पहले मीडिया को इसकी तस्वीर लेने की इजाजत दी गई। जी न्यूज ने भी इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया। और यहाँ नेताओं के बैठने की जो व्यवस्था दिखी वो अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आई। इन तस्वीरों के केंद्र में सोनिया गांधी दिखी, जिनके बाईं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो दाईं तरफ ममता बनर्जी की सीट थी। यानी राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां 2024 की लड़ाई में कांग्रेस के पीछे खड़ी दिख सकती हैं। इसी तस्वीर में ममता की कुर्सी सोनिया और राहुल के बीच दिखी, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयान देने और बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच बढ़ी कटुता के बावजूद नए गठबंधन में टीएमसी को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। कुछ वक्त पहले तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में राहुल गांधी के नाम पर नागभौं सिकोड़ने वाली ममता मीडिया के कैमरों के सामने राहुल से बात करती भी दिखी। इस दौरान दोनों के पीछे खड़े केसी वेणुगोपाल हंसते मुस्कुराते दिखे। तस्वीर का एक पहलू तो ममता के बढ़ते कद के रूप में और कांग्रेस से बढ़ती नजदीकी के तौर पर सामने आया, लेकिन जो दिग्गज नेता कांग्रेस से ज्यादा करीब बताए जा रहे थे उनमें किसको कहां जगह मिली, ये भी गौर करने लायक है। और जी न्यूज के कैमरे ने जो कुछ कैद किया उसमें सोनिया गांधी के बाईं ओर खड़गे के बाद नीतीश कुमार दिखे, जिनकी पहल के बाद ही विपक्ष की एकता की कवायद पटना के बाद एक कदम आगे बढ़कर बेंगलुरु तक पहुंची। चंद दिनों पहले तक विपक्ष के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार सोनिया से 2 कुर्सी की दूरी पर बैठे दिखे, जो एनसीपी में बगावत के बाद कमजोर धड़े के अध्यक्ष रह गए हैं। और शरद पवार के बाद लालू प्रसाद यादव को जगह दी गई, जो यूपीए बनने के बाद से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। सियासत पर नजर रखने वालों की नजर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी थी, जिन्हें सोनिया गांधी से 4 कुर्सियों के फासले पर बैठाया गया। जाहिर है कांग्रेस के भरोसेमंद साथियों से ज्यादा तरजीह फिलहाल आम आदमी पार्टी को दी गई। और इसकी झलक बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया गया। खड़गे ने बताया कि बैठक में नए गठबंधन का नाम एनडीए तय किया गया है या इंडिया तय किया गया है और दिल्ली में एक सचिवालय बनाने पर भी सहमति बनी है। और इसके साथ ही सभी दल देश के लोगों को बचाने के लिए आपसी मतभेदों को पीछे रखने पर सहमत हुए। खड़गे के ठीक बाद उम्मीद के मुताबिक ममता बनर्जी को बोलने का मौका दिया गया। ममता बनर्जी गठबंधन के नए नाम को देश के नाम से जोड़कर विरोधियों को चुनौती देती नजर आई। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? ममता के बाद नए गठबंधन की तरफ से अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने इस एकजुटता का मकसद नए भारत का निर्माण बताया। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। दोनों नेताओं के बाद ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है।
उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। विपक्षी दलों की अगली बैठक अब मुंबई में होगी, जिसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में विपक्ष का जो महाजुटान हुआ, उसका मकसद विरोधियों की एकता और उनके बीच तालमेल के साथ साथ महागठबंधन का नाम तलाशना भी था। और बैठक शुरू होने के बाद खबर बाहर आने लगी तो ये भी सामने आया कि महागठबंधन ने एनडीए को चुनौती देने के लिए एक नया नाम तय कर लिया है। ये नाम इंडिया बताया गया। अंग्रेजी के INDIA अक्षरों के साथ बने संक्षिप्त शब्द का पूरा नाम I से इंडियन, N से नेशनल, D से डेवलपमेंटल, I से इंक्लूसिव और A से अलायंस है। यानी इंडिया बोले तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. नए नाम से ममता बनर्जी की पार्टी TMC इतनी उत्साहित है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से इसके ऐलान का इंतजार भी नहीं किया और उसके नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर दिया, चक दे इंडिया। बेंगलुरु में जहां एक तरफ विपक्ष की बैठक हुई तो इधर दिल्ली में एनडीए ने भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया। एनडीए की इस बैठक में 38 दल शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इस बैठक के लिए पीएम मोदी का स्वागत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। सत्ताधारी गठबंधन की बैठक में बीजेपी से अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी के बागी गुट के नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल पहली बार शामिल हुए। बैठक से पहले पीएम मोदी ने सभी दलों के नेताओं के साथ एक फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान पीएम मोदी काफी खुश नजर आए और एनडीए में फिर से शामिल हुए चिराग पासवान को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का जवाब देने के लिए बीजेपी ने एनडीए में चिराग पासवान और पशुपति पारस को अपने पाले में कर लिया है, लेकिन सीटों को लेकर दोनों के बीच में समझौता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर मची खींचतान की वजह से ही चिराग पासवान की एनडीए में वापसी में इतनी देर हुई। हालांकि एक दिन पहले अमित शाह से बैठक के बाद चिराग एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन वापसी के बावजूद उन्होंने चाचा की सीट हाजीपुर से अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी। हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। अब गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई नहीं हुई उसको साझा करना सार्वजनिक मंच पर उचित नहीं रहेगा, बट इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की संसदीय सीट पर बेटे चिराग की दावेदारी पशुपति पारस को रास नहीं आई। पिता का सीट हाजीपुर है तो 2019 में क्यों नहीं वहाँ चुनाव लड़े जब उनके पिताजी जीवित थे। एक गठबंधन में शामिल होने के बावजूद सीट के मुद्दे पर ये कटुता बढ़ती दिखी और पारस अपनी जिद की वजह रामविलास पासवान को दिए वचन को बताते दिखे। उन्होंने अपनी जीते जिंदगी मुझको नामांकन भी कराया, चुनाव में जितवा के लाया भी, आज फिर चिराग पासवान कहाँ से टपक गए। यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। महिला रेसलर्स के यौन शोषण मामले में कोर्ट ने पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 20 जुलाई को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट राइजिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चंद्रयान अब पृथ्वी की अगली और पहले से बड़ी कक्षा में पहुंच गया है। 31 जुलाई तक ऑर्बिट राइजिंग की प्रक्रिया 3 बार और की जाएगी। यूपी के सहारनपुर में कार में आग लगने के बाद 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसमें आग लग गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और सुरक्षा कर्मियों को जॉइंट ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मारने में कामयाबी मिली। मारे गए 4 आतंकवादी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, जो पुंछ के सिंधरा टॉप इलाके में छिपे हुए थे। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलते ही सेना और सुरक्षा बलों ने मिलकर ऑपरेशन त्रिनेत्र पार्ट 2 शुरू किया। आतंकियों को ढूंढने के लिए सरहद से सड़क तक चौकसी बढ़ा दी गई। जम्मू जोन में जगह जगह नाकेबंदी की गई। सोमवार की रात को सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। रात भर ऑपरेशन त्रिनेत्र चलता रहा, जिसके बाद आज सुबह करीब 5 बजे एक बार फिर गोलीबारी शुरू हो गई। जी मीडिया की टीम पुंछ में एनकाउंटर वाली साइट पर पहुंची। इस दौरान वहां दहशत का माहौल था। जिस वक्त जी मीडिया रिपोर्टर जानकारी दे रहे थे, उसी वक्त अचानक वहां गोलियां चलने लगी।
एक्सक्लूसिव विजुअल्स लगातार सी मीडिया पर आपको दिखा रहे हैं और साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 से लेकर 4 आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं और जल्द से जल्द उन्हें मार गिराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। खराब मौसम और घने जंगल के बीच लगातार फायरिंग होती रही। सुबह करीब 5 बजे सेना और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली और 4 आतंकी मार गिराए गए। जो साफ तौर पर ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड बीच पर एक बड़े से टैंक की तरह दिखने वाली रहस्यमयी चीज को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि समुद्र की लहरों के साथ बहकर यह टैंक नुमा चीज किनारे तक पहुंची। जांच पड़ताल के बाद बताया जा रहा है कि टैंक की तरह दिखने वाली यह चीज किसी रॉकेट का फ्यूल टैंक हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी रहस्यमय चीज की पुष्टि के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों से संपर्क कर रही है। रहस्यमय चीज की जांच पूरी होने तक लोगों को उसके पास नहीं जाने की हिदायत दी गई है। कहा जा रहा है कि ये 14 जुलाई को लॉन्च हुए भारत के चंद्रयान 3 के PSLV रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। इस दावे को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च के बाद ऑस्ट्रेलिया में आसमान में जलती हुई चीज दिखाई दी थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चंद्रयान 3 का मलबा ये नहीं है, क्योंकि इस रहस्यमय चीज को देखने से ऐसा लग रहा है कि काफी समय से समुद्र में ये थी और अब बहकर किनारे पर आ पहुंची है।